दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइट रिवीजन पे। राइट रिवीजन पे ओके। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत। क्या देखेंगे? प्राचीन भारत। आज देखेंगे हम प्राचीन भारत। ओके। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखें, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हुर्त कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्स्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब देखेंगे यजुर्वेद। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन होता है उसी को क्या बोला जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? अधर्यु बोलते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अधर्यु बोलते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो यह यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ओके। अब देखेंगे सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद को क्या बोला गया? भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। अब देखेंगे अथर्ववेद। क्या देखेंगे अब? अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों
अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ओके। अथर्ववेद कन्याओं अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। सबसे बाद कौन है? अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? मनु स्मृति को मानी जाती है। ओके। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में क्या है? बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृतियाँ तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। चाणक्य जी को क्या कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यह 15 अधिकारियों एवं 180
प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ओके। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक कथा अवस्था की जानकारी प्राप्त होती। इससे किससे? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी, ठीक है ना। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक कथा अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले या आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर होने वाले आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किससे? गार्गी संहिता से। ओके। कात्यायन की लिखी गई गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इससे भारत पर होने वाले आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनके महाभाष्य से, पतंजलि द्वारा लिखी महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। ओके। सबसे पहले देखेंगे यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक टेसियस। कौन? टेसियस विदेशी थे। यह ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब देखेंगे हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, देखेंगे मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा।
देखेंगे डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। किसका था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। किससे? मौर्य युग से संबंधित है। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। क्या? भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। क्या? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिस ऑफ द इरीथ्रियन, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। संगीयून, यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। इम्पोर्टेंट देखेंगे ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया था। कब? 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया था। और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने ले जाने के लिए आया था। इनका भ्रमण वृत्तांत इनका भ्रमण वृत्तांत जो इन्होंने बुक लिखी उसका क्या नाम था? सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इनके हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध राजा शूद्र था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अब देखेंगे इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ऊपर में हम लोग देखें यूनानी रोमन लेखक। अब देखेंगे अरबी लेखक। क्या देखेंगे? अरबी लेखक। सबसे पहले अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति क्या थी? किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। उनका किताब का नाम है किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, पूर्तिकला, कानून, माप, यंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब देखेंगे इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहेला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिहेला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त। काजी वही क्या बोला जाता था पहले? न्यायाधीश बोला जाता। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, तब 1333 ईस्वी में। अन्य लेखक, अब देखेंगे अन्य लेखक। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। देखेंगे मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू।